गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और हमें विश्वास है कि अभी तक आप वीडियोस को देखे होंगे तो आपके पास कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स को मेंशन कीजिए, हम लोग वीडियोस में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मतलब कि ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और हमें यह बताया कि आखिर कंडक्शन किस चीज फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उस फैक्टर्स को हम लोग पहले इंट्रोड्यूस करें ताकि उसे समझ सकें। ठीक है, पहले हम समझ ले कि कंडक्शन होता कैसे है कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ताकि हम ओम्स की बातों को भी समझ सकेंगे बेहतर तरीके से। थोड़ा हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर देखें कि एक वायर क्या है, तो एक वायर को हमने पूरी माइक्रोस्कोप से बहुत बड़े साइज में देखने की कोशिश की। क्या है वायर? तो वायर इस तरह का चीज है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि पहले से इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े। हमारे वायर के अंदर पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है वायर के अंदर अवेलेबल है और वायर हमारा कंडक्टर, फिलहाल हमने कंडक्टर वायर यूज किया है। क्या होता है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, उसको डिस्कस। और हमने कंडक्शन के अंदर यही बोला कि करंट आएगा और करंट जाएगा। फिलहाल हमने ये इसको डिस्कस। करंट मींस कि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन हमने करंट के अपोजिट रखा है। समस्या या सवाल यहाँ ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन इन करेगा और सीधे निकल जाएगा? थोड़ा सोचो भाई, ये रास्ता खाली नहीं है। यहाँ पर कंडक्टर के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कहीं ना कहीं इन सब इलेक्ट्रॉन्स में धक्का मुक्की करके किसी तरह से निकलते हुए जाना है। हम ऑब्वियसली जानते हैं भाई कि यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। और ऐसे हम लोग करंट के बारे में जानते हैं हाई टू लो, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। लेकिन जाता है तो अंदर क्या होता है उसे देखा है। अंदर में क्या हो रहा है? बेचारा इलेक्ट्रॉन आया, सामने के इलेक्ट्रॉन की भीड़ भाड़ उससे टकराया, फिर आगे गया टकराया, आगे गया टकराया। मतलब इस बीच उसे एक ऐसा लग रहा है कि कोई इसकी कॉलर को पकड़ के खींच रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज खींच रहा है और वो आगे टक्कर खाता हुआ चले जाए। सिंपल से भीड़ में कुत्ते को बांध करके जैसे खींच लो, उस तरह से बेचारे इलेक्ट्रॉन की हालत बना रखी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखा है। इलेक्ट्रॉन्स इन किया है, हमने किया टकराया भाई, यहाँ से किसी तरह से रास्ता निकाला, फिर आगे गया, फिर रास्ता निकाला, फिर टकराया, फिर रास्ता निकाला, फिर टकराया, फिर रास्ता निकाला, फिर टकराया, फिर रास्ता निकाला और फाइनली मूव। तो कहीं ना कहीं इस चीज को एनालाइज करने की जरूरत है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक रास्ता खाली है और सीधे निकल के चला है। क्या हुआ इलेक्ट्रॉन को? तो इलेक्ट्रॉन आपस में पहले के अवेलेबल इलेक्ट्रॉन से बहुत बार टक्कर है, मतलब कि कोई एक वेलोसिटी से यहां से वहां तक नहीं गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? कुछ दूर तक खींचा जा रहा है, टकरा रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है, फिर चल रहा है, फिर से रुक रहा है, फिर चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि इस पूरे जर्नी के दौरान जो कंडक्टर के अंदर हो रही है, इलेक्ट्रॉन हर जगह टकरा रहा है, आगे चल रहा है, मतलब एक वेरिएबल वेलोसिटी से, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, ऑब्वियसली, जिसकी एक्सप्लेनेशन बुक में कुछ अलग तरीके से। अब हम ये कहें कि अगर ये कोई एस टाइम था, सॉरी एस लेंथ था, जिससे इलेक्ट्रॉन के द्वारा टी टाइम में कंप्लीट किया गया, तो हम तो कहेंगे भाई इसकी वेलोसिटी जो रही इलेक्ट्रॉन की वो रही क्या? s बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम, यही है तो हमारा वेलोसिटी। लेकिन यह वेलोसिटी चूंकि क्या इस पूरी जर्नी के दरमियान रहा है तो बढ़ते सकते नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खुद ही नहीं पता है कि जर्नी कैसी जा रही है। क्या मस्त वो उछल कूद करते हुए निकल के आ रहा है, उससे कुछ अंदाजा नहीं है। लेकिन मैथ कहता है कि वेलोसिटी कहा जाएगा s बाई टी। तो इस s बाई टी को एक नॉर्मल वेलोसिटी नहीं, उसके समान के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी
के नाम से जाना। ड्रिफ्ट मतलब धक्का मुक्की खाता हुआ वेलोसिटी, खींचा गया है। ठीक है, तो आप अगर कोई बोलता है कभी कभी सीरियसली ने इस पर थोड़ा सा चर्चा किया, थोड़ा सा प्रकाश डाला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटीज क्या होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है। तो लॉन्ग टर्म रन के लिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसे बोला जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोल सकते थे इट इज एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश किए, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और इस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से चलती है। अब आते हैं ओम्स वाले। ओम्स ने क्या देखा, ओम्स ने हमें क्या दिखाया उस चीज को। ओम्स की बात थी कि ओम्स जानना चाह रहा था कि हमारा वेरिएबल या फिर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या करंट किस चीजों पर निर्भर करता है, उन चीजों को देखा। तो उन्होंने एक नाइक्रोम के वायर को लिया, एक नाइक्रोम के वायर का पीस। ठीक है, ये क्या है, नाइक्रोम वायर। और नाइक्रोम वायर के पीस को देख लिया, क्या हो कहा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल एक्सपेरिमेंट, 1 2 3 नहीं, मान के चले हम 1 2 3। क्या किया कि इस नाइक्रोम वायर को एक सोर्स से जोड़ा, बैटरी सेल जिसे आप बोल रहे हो, और सेल से जोड़ा, उसकी पोटेंशियल नोट कर ली, मतलब V1। ठीक है, और उस समय इसमें एक ए मीटर लगा दिया गया और ए मीटर को उन्होंने जोड़ा करंट। देखो आप ध्यान, एक वायर ले रखा है उन्होंने, और वायर लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि सोर्स की पोटेंशियल को नोट किया V1 और बोला कि ए मीटर की रीडिंग करंट को हमने बोल दिया पहले बार आएगा। ठीक है, दूसरी बार क्या किया कि सोर्स को बढ़ाया और सोर्स को बढ़ा करके अब पोटेंशियल को हो गई V2 और अब करंट कुछ बढ़ करके या बदल करके मिल रहा है। तीसरा बार क्या किया कि फिर से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, अब कोई पोटेंशियल मिल रहा V3 और करंट मिल रहा I3। इन सारे डिटेल्स को उन्होंने क्या बोला कि हम एक बार देख लें कि भाई क्या होता I बाई V का रेशियो, या समझ V बाई I। कोई भी एक्सपेरिमेंट में आप V बाई I का रेशियो ले लीजिए या I बाई V, मान लो कि V बाई I का रेशियो, V बाई I का रेशियो जो ओम्स के अंदाजे से अलग निकला वो क्या था कि इस बार इन्होंने देखा कि यह टर्म पूरी तरह से हर बार सेम आ रहा है, मतलब कि इस केस में भी वही, इस केस में भी वही और इस केस में भी, मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। और अगर ये वैल्यूज फिक्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं ओम्स के माइंड में था कि इसे रिप्रेजेंट करके देखे, तो उन्होंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया और ग्राफ क्या बताया कि अगर हम करंट को यहाँ लिख रहे हैं, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज को यहाँ लिख रहे हैं, तो हमारे पास I1 I2 I3 V1 V2 V3 को इंडिकेट करें तो उससे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता, मतलब कि यह रेशियो हमेशा एक मेंटेन कांस्टेंट ही, ठीक है, जो ओरिजिन से निकालता हुआ कि 0 वोल्टेज पर 0 करेंट और उसके बाद जैसे रेजिस्टेंस हो। तो ओम्स लॉ ने या ओम्स ने इन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को देख करके कहा कि भाई हमारा जो करंट है वो हमारा जो वोल्टेज और करंट है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओम्स की बात को समझा है। उन्होंने नाइक्रोम वायर का एक पीस लिया है और सेल में को बदलते जा रहे हैं और एक वोल्टेज को करंट को मेजर करके एक्सपेरिमेंट टेबल लिखते जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि ये V बाई I टर्म कांस्टेंट है, या ग्राफिकली देख रहा है कि जिस तरह से V बढ़ रहा है उसी तरह से I भी बढ़ रहा है। मतलब इंडिकेट क्या किया कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के।
ठीक है। लेकिन क्या ध्यान रखें, उन्होंने टेम्परेचर नहीं बदला। उन्होंने बोला कि अगर टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं तो इस पर भी कुछ असर हो रहा है, तो कंडीशन डाल दिया कि अगर हम किसी फिक्स टेम्परेचर पर काम, मतलब टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं लाए, तब हमारा ये जो वैल्यूज है V बाई आई, V और I ये एक दूसरे के डायरेक्ट, और मैथ कहता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो हमें रिमूव करना पड़ेगा विद अ प्रॉपर कांस्टेंट। तो हम कह रहे हैं कि V इक्वल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी के लिए यूज हुआ टर्म I, जो कि ओम्स में है। उनके अनुसार V जो था वो था वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। I जो था वो था करंट, और R था रेजिस्टेंस। तो अगर हम ओम्स के नियम को या ओम्स के लॉ को देखना चाहें तो ओम्स के लॉ को ये कह सकते हैं कि एट फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने फिक्स किया, एट फिक्स टेम्परेचर द पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक, एकदम सिंपल स्टेप, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस is directly proportional to the amount of current passing through it। मतलब अगर आप स्टेटमेंट को लिख रहे हो, आप अगर नोट्स को बना रहे हो, तो नोट्स को बनाने में आप ओम्स लॉ को लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स द अमाउंट ऑफ करंट passing through any resistance will be directly proportional to the potential drop applied across it। ठीक है, मतलब करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाइड अक्रॉस इट, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके हमने एक कांस्टेंट रखा R जो है वो कांस्टेंट है जिसे हम नाम से जानते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और कांस्टेंट में ध्यान रखा है एट फिक्स टेम्परेचर, हमने ये कांस्टेंट किया है फिक्स टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करेंगे तो R के टर्म्स में वेरिएशन आ सकता। ठीक है, तो ये टर्म से दो ओम्स की लॉ को पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया, और ओम्स के ही रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस की यूनिट ही ओम रखती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ही रख दिया गया ओम, जिसे सिंबॉलिकली इस तरह से दिया है। सिंबॉलिकली आप लाइन, दो लाइन है जिसके ऊपर सर्कल। ठीक है, तो ये थे ओम्स लॉ, जिन्होंने बताया कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू एनी रेजिस्टेंस और एनी टर्म। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ है। आगे के टर्म्स में हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, किस तरह से रेजिस्टेंस इफेक्टेड होता है, रेजिस्टेंस वैरी करता है, और उसके आगे के टर्म्स हम लोग देखेंगे कि क्या कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।